आज हम लोग फ्रिक्शन का 9th लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं और आज का जो टॉपिक है उसका नाम है पहले फ्रिक्शन फिर जाके टेंशन। चलिए हेडिंग पहले फ्रिक्शन फिर जाके टेंशन। पहले फ्रिक्शन फिर जाके टेंशन। और इस हेडिंग का मीनिंग ये है जैसा लिखा हुआ है कि जब भी अगर आपको कभी दुविधा हो, किंकर त्रिमूढ़ की स्थिति हो, मतलब कंफ्यूजन हो, कभी भी संकट की ऐसी स्थिति हो कि फ्रिक्शन और टेंशन में दिक्कत होने लगे कि पहले कौन लगेगा, तो पहले क्या लगता है? फ्रिक्शन। पहले फ्रिक्शन लग जाएगा और उसके बाद क्या लगेगा? टेंशन। इस बात को समझने के लिए हम लोग कुछ एग्जांपल समझेंगे। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग in following cases. Find tension in string in following cases. और पहला केस जो है उसमें ये एक इंक्लाइंड प्लेन है। इस इंक्लाइंड प्लेन का इंक्लिनेशन 37 डिग्री है। एक ब्लॉक है यहाँ 10 kg का और एक धागा बना हुआ है इसमें। और ये जो सरफेस है, इस सरफेस का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.4 है। कितना है फ्रिक्शन कोएफिशिएंट? 0.4। और आपसे इस धागे में टेंशन पूछा गया है, तो आप इस बात को ऐसे सोचिए कि अगर इस ब्लॉक का एफबीडी बना, कितने फोर्स हम लोग पढ़े हैं? 5। एक तो एमजी, एक तो नॉर्मल, एक तो टेंशन, फ्रिक्शन, स्प्रिंग फोर्स। इसका वेट 100 न्यूटन नीचे होगा। उसके दो कंपोनेंट होंगे, इधर की तरफ 100 sin 37 तो हो जाएगा 60 न्यूटन और इधर की तरफ 100 cos 37 हो जाएगा 80 न्यूटन। इस पर नॉर्मल ऐसे लगेगा, ठीक है। और क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं होगा, इसलिए नॉर्मल का वैल्यू इस केस में कितने के बराबर होगा? 80 के बराबर। और हम लोग चाहे तो फ्रिक्शन का औकात निकाल सकते हैं। फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो होता है म्यू इंटू एन। म्यू का वैल्यू 0.4 है और एन का वैल्यू 80। तो कितना हो गया? 32 न्यूटन। अब देखिए, इस ब्लॉक पर फ्रिक्शन भी लगेगा, सरफेस में फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन भी लगेगा, और दूसरा ये धागा बंधा हुआ है तो टेंशन भी लगेगा। लेकिन पहले क्या लगेगा? तो पहले क्या लगता है? फ्रिक्शन लगता है। ये बात ध्यान रखना है। देखिए, अब इस धागे को थोड़ा देर के लिए भूल जाइए। इस ब्लॉक का स्लिपिंग टेंडेंसी किधर होगा? अगर धागा नहीं होता तो नीचे। और कितने से? 60 से। फ्रिक्शन कितना लग सकता है मैक्सिमम? 32 भी अगर लग जाए फ्रिक्शन तो भी ये रुक नहीं पाएगा, तो फ्रिक्शन तो पूरा 32 लग जाएगा जितना लग सकता था। अब इस ब्लॉक को रोकने का काम कौन करेगा? टेंशन। ब्लॉक तो रुका हुआ होगा, ये बात समझ में आ रहा है आपको? धागा से बंधा हुआ है ना, तो रुका हुआ रहेगा। तो अब जो धागे में लगने वाला टेंशन है वो बैलेंस करेगा, और इस केस में टेंशन का वैल्यू कितना होगा? तो 32 तो फ्रिक्शन ने बैलेंस कर दिया, 18 न्यूटन। तो कैसे पता चला हम लोग को टेंशन 18 होगा? इसलिए पता चला क्योंकि पहले क्या लगता है? पहले हम लोग फ्रिक्शन लगा दिए जितना लग सकता था। अच्छा 28 हुआ, सॉरी 60 के लिए 28 चाहिए होगा। तो पहले पूरा 32 लगा दिए, फिर कितना हुआ टेंशन? 20। क्या आप समझ पा रहे हैं? एक बार इसको फिर समझिए एक और एग्जांपल से। मान लीजिए ये इंक्लाइंड प्लेन है और ये थीटा है 37 डिग्री। ये ब्लॉक 10 kg का और एक धागा यहां बता हुआ है। और इस बार ये जो सरफेस है इसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है 0.8। कितना है? 0.8। अब अगर मैं पूछूं बताइए टेंशन कितना होगा, तो फिर से आप एफबीडी बनाएंगे। इसका वेट 100 न्यूटन नीचे, दो कंपोनेंट होंगे, इधर की तरफ 60 न्यूटन, इधर की तरफ 80 न्यूटन। नॉर्मल का वैल्यू भी कितना हो जाएगा? 80।
वैल्यू कितना हो जाएगा 80। और इस डेटा से हम लोग फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेंगे। कितना होगा फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू? फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होगा 64 न्यूटन। पहले क्या लगता है? इस ब्लॉक को तो रुका रहना है। बोलिए अगर ये धागा नहीं होता तो इस ब्लॉक का स्लिपिंग टेंडेंसी नीचे की तरफ कितने का होता? 60 का। कितने का? 60 का। और फ्रिक्शन कितना लग सकता है? 64। भाई तुम मेरे औकात के अंदर हो तो वो कैसे चलने दे सकते हो? फ्रिक्शन लगेगा। कितना लगेगा? 64 लग सकता है, ये इसका मैक्सिमम वैल्यू है। लेकिन लगेगा कितना? 60 ही लग के फ्रिक्शन इस ब्लॉक को रोक देगा। और टेंशन को कहेगा तुम करूंगा, मैं क्या करूं? तुम रिलैक्स करो, आराम करो, कोई टेंशन नहीं। टेंशन कितना होगा? 0। और इस बात का पुख्ता प्रमाण ये है कि अगर मैं क्वेश्चन कहूं व्हाट विल हैपन if string is cut, अगर धागे कट कर दे दोनों केस में क्या होगा? तो इस केस में जैसे ही धागा कट करेंगे तो इस ब्लॉक पर नीचे फोर्स कितना लगेगा? 60, जो उसका वेट का कंपोनेंट था। फ्रिक्शन का औकात ही है 32, तो 32 लग जाएगा। बोलो फिर भी ये ब्लॉक रुका हुआ नहीं रहेगा, ये ब्लॉक किधर चल जाएगा? कितने एक्सलेशन से? तो 60 में से 32 गया 28 नेट फोर्स लग रहा है डिवाइडेड बाय 10, 2.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ये डाउन द इंक्लाइन मूव कर जाएगा। यहां पे अगर धागा कट कर दे तो क्या होगा? ये इंक्लाइन प्लेन, ये ब्लॉक 10 kg का, इस पर इधर कितना फोर्स लग रहा था? 60, जिसको फ्रिक्शन 60 लग के बैलेंस कर रहा था। धागा ना कट किया भाई, तो टेंशन खत्म होगा। फ्रिक्शन तो अभी भी क्या है भाई तुम मेरे औकात के अंदर हो। इस ब्लॉक का एक्सेलेरेशन क्या होगा? 0। क्या चीजों को समझ पा रहे हैं? मतलब जब भी टेंशन और फ्रिक्शन के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थिति होती है, कंपटीशन की स्थिति होगी, कंपटीशन का सिचुएशन होगा कि दोनों में पहले कौन लगे, तो पहले क्या लगता है? फिर जाके। इसलिए मैंने जान के हेडिंग ऐसा दिया, यू विल नॉट फाइंड सच काइंड ऑफ हेडिंग या ऐसा कोई भी हेडिंग किसी बुक में, लेकिन मैंने जान करके हेडिंग दे दिया ताकि आपको ये बात याद रहे। पहले क्या लगता है? फ्रिक्शन लगता है, फिर जाके इसको लगाइए, फिर कुछ और एग्जांपल करेंगे। तो ये 2 सवाल और हैं इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर। अगर आपको याद हो, ये देखिए पहला केस है, इसमें ब्लॉक है, धागा है, ये इंक्लाइन प्लेन है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू है, और ये लिखा हुआ है कि जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है, ये थीटा आर किसको बोलते थे? एंगल ऑफ रिपोज, उससे ज्यादा है। व्हाट इज एंगल ऑफ रिपोज? एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, इसको जरा समझने का प्रयास करें हम लोग ये पढ़ते थे कि अगर कोई इंक्लाइंड प्लेन हो, जैसे मान लीजिए ये कोई इंक्लाइंड प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, पहले इसको धीरे धीरे इंक्लाइन कर रहे हैं, तो वह मैक्सिमम एंगल जब तक इस पर रखा हुआ कोई ब्लॉक रुका रहता है, गिरे ना, उस एंगल को एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। एंगल ऑफ रिपोज तक तो रुका रहता है, जैसे ही एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा करेंगे ये ब्लॉक स्लाइड कर जाता है। अब होता क्या है, हम लोग सीखे थे कि अगर एंगल ऑफ रिपोज से कम है तब क्या होता है? फ्रिक्शन mg sin थीटा को बैलेंस कर लेता है, इसलिए रुका रहता है। तो इस केस में देखिए, इस केस में क्या है? थीटा एंगल ऑफ रिपोज से कम है। अगर ये थीटा एंगल ऑफ रिपोज से कम है तो ये ब्लॉक चलेगा कि रुका रहेगा? रुका रहेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फ्रिक्शन बैलेंस कर लेता है। हो क्या रहा होगा? देखिए इस ब्लॉक पर mg sin थीटा इधर लगा होगा, बोलिए mg का कंपोनेंट mg sin थीटा इधर लग रहा होगा, mg cos थीटा इधर, नॉर्मल इधर, mg cos थीटा इधर, नॉर्मल इधर, नॉर्मल का वैल्यू mg cos थीटा, फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू म्यू mg cos थीटा। ये फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है, लेकिन अगर थीटा से कम है, एंगल ऑफ रिपोज से कम है, तो ये ब्लॉक तो रुका रहता है। और क्यों रुका रहता है? क्योंकि फ्रिक्शन जो है वो mg sin थीटा के बराबर ही लग जाता है।
फ्रिक्शन कितने के बराबर लग जाता है? mg sin थीटा। जितना नीचे लग रहा था उतना ही फ्रिक्शन लग जाता है और ब्लॉक रुका रहता है। तो बताइए टेंशन का जरूरत है? ब्लॉक को तो mg sin थीटा लग के रोक लिया, तो टेंशन कितना है? 0। इसके लिए याद करिए एंगल ऑफ रिपोज का कॉन्सेप्ट, तभी समझ में आएगा। एंगल ऑफ रिपोज से अगर कम एंगल हो तब फ्रिक्शन का वैल्यू mg sin थीटा होता है। जितना नीचे लग रहा है उतना ही फ्रिक्शन लगता है। लेकिन अगर एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा हो तब ब्लॉक चल जाता है, तब फ्रिक्शन मैक्सिमम लगता है, तब फ्रिक्शन मैक्सिमम लगता है, जो कि कितना है? म्यू इनटू mg cos थीटा। इतना लगने के बावजूद भी ये ब्लॉक रुकता नहीं था, इतना लगने के बावजूद भी ये ब्लॉक रुकता नहीं था, क्योंकि mg sin थीटा का वैल्यू इससे ज्यादा होता है। हाँ, mg sin थीटा लगने के बावजूद mg sin थीटा ज्यादा होता था, इतना लगने के बावजूद ये ब्लॉक नहीं रुकता था, ये चल देता है। अगर इधर टेंशन T है तो जितना फोर्स इधर उतना ही फोर्स इधर। हाँ बोलिए। जितना फोर्स नीचे उतना ही फोर्स ऊपर। नीचे फोर्स कितना है? और ऊपर फोर्स T प्लस म्यू mg cos थीटा। ये ब्लॉक रुका हुआ है, जितना फोर्स नीचे उतना ही फोर्स ऊपर। तो T का वैल्यू क्या हो जाएगा? इसको इधर भेज देंगे, mg कॉमन sin थीटा माइनस अगर मैं फिर से यही सवाल पूछूं कि व्हाट विल हैपन इफ स्ट्रिंग इज कट, जो थर्ड नंबर केस है उसमें क्या होगा ये बताइए। जैसे धागा कट करेंगे तो ब्लॉक पर नीचे तो लगेगा mg sin थीटा और फ्रिक्शन अभी भी लगेगा मैक्सिमम, कितना? म्यू mg cos थीटा। लेकिन ये जो थीटा है ये थीटा आज से ज्यादा है, एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा है। एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा पे वो ब्लॉक क्या होता है? स्लाइड आउट करता है। ये नीचे एक्सलेट करेगा और कितने से एक्सलेट करेगा? फिर वैसे तरफ ये ज्यादा है तो दिस माइनस दिस करेंगे, होगा फोर्स, उसमें m से डिवाइड कर देंगे, तो g कॉमन sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा। m तो कैंसिल हो गया, फोर्स बाय मास। फोर्थ केस की बात करेंगे इसमें। इस केस में क्या है देखिए, ब्लॉक पर इधर लग रहा है mg sin थीटा और फ्रिक्शन तो इतने के बराबर ही लग करके रोक दिया है। टेंशन तो था ही नहीं, उसको काट दिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको। बोलेगा तुम्हारा काम ही क्या था, पहले भी तुम जीरो में थे, अब काट दिए तो भी तुम्हारा कोई काम नहीं, अभी भी हम क्या होंगे? समझ रहे इस बात को? इसको लिखिए, फिर 2-3 और एग्जांपल करेंगे। चलिए एक सवाल और करते हैं हम लोग, 5वां नंबर। और इसमें हम देखिए एक हॉरिजॉन्टल सरफेस ले रहे हैं और इस पर 2 ब्लॉक रखा हुआ है। ये एक ब्लॉक है, इसका मास 10 kg है और ये एक ब्लॉक रखा हुआ है, इसका मास 20 kg है। इस पर इधर से फोर्स लगा रहे हैं 120 न्यूटन और इस पर इधर से फोर्स लगा रहे हैं 100 न्यूटन। सवाल अब भी वही है, टेंशन इन स्ट्रिंग बताना है। यहां पर जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है वो 0.1 है और यहां पर जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है वो 0.3 है। ये μ1 μ2 दिया हुआ है और आपको क्या बताना है, बताइए टेंशन इस धागे में कितना होगा। सबसे पहला काम लोग ये करेंगे कि दोनों जगह फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेंगे। निकालिए, यहां पर फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू F max 1 तो होगा म्यू इनटू n और देखिए n यहाँ 100 के बराबर हो जाएगा, mg के बराबर, ये हो जाएगा 10 न्यूटन और यहाँ फ्रिक्शन F max 2 वो कितना हो जाएगा 260 न्यूटन, 0.3 इंटू 260 न्यूटन। सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि ये सिस्टम रुका रहेगा कि चलेगा। अगर ये सिस्टम चलेगा तब तो दिक्कत ही नहीं है, चलेगा तो फ्रिक्शन मैक्सिमम लगता है, यही आंसर हो जाएगा, लगा देंगे तुरंत। तो सबसे पहले चेक करेंगे कि सिस्टम चलेगा कि नहीं चलेगा। देखिए इस सिस्टम पर क्या क्या फोर्स लग रहा है, इधर लग रहा है 120, इधर लग रहा है 100, तो नेट चलाने वाला फोर्स कितना
इधर की तरफ चलाने वाला फोर्स 20 न्यूटन है और रोकने वाला नेट कितना, नेट मैक्स अपोजिंग, मैक्सिमम अपोजिंग 70 न्यूटन। फ्रिक्शन मिलकर के 70 न्यूटन तक का फोर्स को अपोज कर सकता है और चलाने वाला तो तुच्छ 20 न्यूटन का फोर्स है। चलेगा? तो ये तो समझ में आया कि सिस्टम क्या इस पे रहेगा, रेस्ट पे रहेगा। Hence, the system will remain at rest. बोलिए। दोनों फ्रिक्शन का डायरेक्शन तो अलग है। नहीं, हम पहले ये निकालने के लिए कि सिस्टम चलेगा कि नहीं चलेगा, अगर ये चल पाता इधर की तरफ, इधर की तरफ चल पाता तो फ्रिक्शन यहां भी ऐसे लगता, यहां भी ऐसे लगता। अगर चल पाता तो फ्रिक्शन इधर लगता, लग के 70 लग सकता था, रोक लेता इसको। लेकिन ये 70 चल ही नहीं सकता है इसको। अब चल नहीं सकता है तो किधर फ्रिक्शन लगेगा, वो निकालेंगे भी हम लोग। ठीक है, अब चलिए हम लोग फिर से यह डायग्राम बना लेते हैं। पहले तो ये बात ये कि सिस्टम रुका हुआ रहेगा। अब ये ब्लॉक है 10 kg का, ये धागा, और ये दूसरा ब्लॉक है 20 kg का। यहां पर मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है 10 न्यूटन और यहां पर मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है 60 न्यूटन और इधर फोर्स लग रहा है 120, इधर लग रहा है 100। आप किसी एक ब्लॉक से चलना शुरू करिए, किसी भी एक ब्लॉक से अपने मर्जी से, इससे भी चल सकते हैं उससे भी चल सकते हैं। लेट सपोज हम लोग इस वाले ब्लॉक से चल रहे हैं और हमें पता है कि सिस्टम रुका हुआ है, ये बात ध्यान रखना। इस ब्लॉक से चलेंगे, ये ब्लॉक भी क्या होगा, रुका रहेगा। बोलो। और अभी भी हम लोग सीख क्या है कि पहले फ्रिक्शन लगता है फिर जाके इस ब्लॉक पर इधर लगा है 120। बोलो। तो इस ब्लॉक को रोकने के लिए फ्रिक्शन कहेगा भाई पहले हमको लगने दे 60। पूरा का पूरा फ्रिक्शन लग गया, कितना 60। तो टेंशन कहेगा भाई तेरे तो ऐसे तो काम हुआ नहीं, हमको भी लगने दे, कितना 60। यहां तक क्लियर है? अब ये तो सेम धागा है, इस धागे में टेंशन क्या रहेगा, सेम। तो 60 न्यूटन लग दिया क्योंकि धागे में टेंशन सेम रहता है। अब इस ब्लॉक पर इधर लग रहा है 100, इधर लग रहा है टेंशन 60, मतलब इस ब्लॉक का स्लिपिंग टेंडेंसी अभी भी है, किधर, इधर। कितने से, 40 से। और इस ब्लॉक को रोकने के लिए इधर से स्लिपिंग टेंडेंसी फ्रिक्शन इधर लगेगा, इस ब्लॉक को रोकने के लिए फ्रिक्शन अगर 10 भी लग जाए तब भी स्लिप नहीं करेगा, मतलब ये केस गलत है क्योंकि तो स्लिप कर जाएगा ना। और हम लोग को पता है कि सिस्टम क्या है, इसलिए हम बोल रहे हैं किसी भी ब्लॉक से चल सकते हैं। तो जैसे ही आप इधर से चले तो जो भी कैलकुलेशन किया सब कैलकुलेशन क्या है, मतलब इधर से नहीं चलना है, किधर चलना है, इस ब्लॉक को लेकर निकालेंगे। हाँ देखो अरे रुको ना भाई, रुको ना, काहे इतना एक्साइटेड स्टेट में रहता है। मुझे पता है नहीं आएगा, इसलिए तो कहे कि ये गलत है। गलत क्यों है ये साबित हुआ ना, बस ठीक है। ये 10 kg, ये धागा, ये 20 kg, ये 120 न्यूटन और इधर लग रहा है ये 100 न्यूटन। यहां पर मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है 10 न्यूटन और यहां मैक्सिमम कितना लग सकता है 60। अब चलिए यहां से इस ब्लॉक से चलना शुरू कर रहा हूं। उसने चले तो आंसर नहीं आया, गलत हो गए हम लोग पूरा, ठीक है। अब इस ब्लॉक से चलिए, इधर लग रहा है 100, तो फ्रिक्शन भाई पहले हमको लग लेने दो पूरा, इधर लगेगा फ्रिक्शन। इस ब्लॉक का स्लिपिंग टेंडेंसी इधर है ना, तो फ्रिक्शन लग जाएगा, कितना लग जाएगा पूरा, टेंशन लगेगा, का कर लिए 10 लगा करके, काम तो हुआ नहीं पूरा, कितना लग जाएगा ये लग गया 90। अब सेम धागा में टेंशन सेम होता है, तो यहां लग जाएगा 90। जैसे ही 90 लगा तो फ्रिक्शन लगेगा कि हो गया, लग गया 90। अब देखो इस ब्लॉक का स्लिपिंग टेंडेंसी, इधर 120, इधर 90। अभी भी है कि नहीं, किधर, कितने, 30। फ्रिक्शन लगेगा, ओ भाई मेरे औकात के अंदर हो, 30 ही हो, हम भी कितना लगेंगे 30। 60 कहे लगेंगे भाई, हम 60 लग सकते हैं लेकिन तुम्हारा स्लिपिंग टेंडेंसी तो 30 ही का है, 30 लग जाएंगे और सिस्टम को रोक लेंगे। ये यहां पे सरफेस का फ्रिक्शन का वैल्यू होगा F2 और ये
यहाँ पर फ्रिक्शन होगा और ये सही आंसर होगा। और टेंशन इन द स्ट्रिंग कितना हो जाएगा 90। मैं फिर से कह रहा हूं, क्या किए हम लोग, पहले तो ये देखें कि सिस्टम चलेगा कि नहीं चलेगा, क्योंकि अगर सिस्टम चल जाता तब तो दिक्कत ही नहीं है, तब तो फ्रिक्शन मैक्सिमम लगता। ये इधर चलता फ्रिक्शन पीछे लग जाता 60, ये भी इधर चलता फ्रिक्शन पीछे लग जाता 10, तब तो कुछ ना आसान होता। फ्रिक्शन की वजह से ये चलेगा नहीं। ये कैसे पता किए, नेट फोर्स लिखे 20 और नेट फ्रिक्शन कितना है टोटल 70 रोक कर सकता है, चलाने वाला तो 20 ही है, इसलिए चलेगा नहीं, ये सिस्टम रुका रहेगा, ये हम लोग पता करेंगे। और फिर किसी एक साइड से चले, भाई मैंने जान करके, हम तो थोड़ा तेजी से कैलकुलेट कर सकते, मुझे पता था कि 2 केस करना है, हम जान करके इसलिए यहां चल के दिखाया आप लोग को। एग्जाम में तो हो सकता है ऐसा कि आप यहीं से चल ले, लग तो ही सकता है ना, और आप यहीं से चले आंसर एकदम सही से याद है तो चेक करके निकल लिए, मतलब टिक करके। हम जान करके सिखाने के लिए आपको इस ब्लॉक चल के दिखाए कि देखो इस ब्लॉक से चलोगे तो आंसर गलत आएगा। एक बार फिर से चल के दिखाए कि समझ गए, फिर से एक बार सीखो, देखो एक बार बोलना सर। हाँ भाई सर दोनों केस से निकालने पर टेंशन समय इक्वल होना ना चाहिए सर। कहा है भाई दोनों केस तो ही सही है, ये केस सही थोड़ी है। तरफ से नहीं सर, नीचे वाला क्यों है सर, दोनों ब्लॉक की तरफ से निकालने पर टेंशन में इक्वल होना चाहिए सर। नहीं नहीं समझो, पहले यहां से ले, पहले हम इस ब्लॉक से निकालना शुरू किए, इधर लग रहा था 120, इधर लग रहा था, तो ब्लॉक फ्रिक्शन क्या कहेगा, पहले हमको लगने दो पूरा 60 लगा दिए, इधर फ्रिक्शन 60 ही लग सकता है मैक्सिमम ना। टेंशन कितना बचेगा 120 60, तो 60 लगना पड़ेगा। सेम टेंशन यहां लगा दिए 60, इधर लग रहा था 100, तो नेट स्लिपिंग टेंडेंसी कितना है 40 इधर की तरफ, लेकिन फ्रिक्शन कितना लग सकता है, तो रुकेगा नहीं है, तो चल देगा। मतलब अगर इधर से चलते हैं तो जो भी हम लोग समझ पा रहे हैं वो गलत समझ रहे हैं, क्योंकि इधर से चल ही नहीं सकते, ये 60 नहीं होगा, ये फ्रिक्शन 60 नहीं होगा, क्योंकि अगर वो 60 हो गया फिर ये सिस्टम रुका हुआ नहीं रह सकता, इसलिए इधर से नहीं चल सकते, इधर से नहीं चल सकते सॉल्व करने के लिए, किधर चलना पड़ेगा, इधर से। तुम जो बोल रहे हो कि सर दोनों ब्लॉक्स चलिए, दोनों से चलेंगे तो एक से नहीं आएगा आंसर, गलत आएगा, नहीं हो सकता, वो पॉसिबल नहीं है, तो इससे चलेंगे हम लोग। इधर चले 100, इधर फ्रिक्शन लग गया 10, धागे में टेंशन कितना होगा 90, सेम टेंशन यहां लग गया, इस ब्लॉक पर इधर लग रहा है 120, इधर लग रहा है 90, तो फ्रिक्शन कितना लगेगा 30, क्योंकि इसका स्लिपिंग कंडीशन 30 ही है, इसलिए फ्रिक्शन 30 लगेगा। इसीलिए दोनों ब्लॉक्स नहीं चल सकते, दोनों ब्लॉक से आंसर नहीं आ रहा है, किसी एक ही से आता है, क्योंकि फ्रिक्शन एक जगह तो मैक्सिमम लगता है, देखिए एक जगह तो इसको हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं, फ्रिक्शन का औकात, लेकिन दूसरी जगह फ्रिक्शन मैक्सिमम नहीं है, वो क्या है स्टैटिक है, मैक्सिमम से कम है, इसीलिए ऐसा होता है। आप इसको लिखिए, फिर मैं एक और एग्जांपल दूंगा तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा, खुद से करेंगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। अरे भाई 60 न्यूटन लगा दोगे पहले फ्रिक्शन, यहां तो गलत ना आ जाएगा, कहां इसमें नीचे वाले में पहले फ्रिक्शन ही लगाए, 100 लगाए, फिर फ्रिक्शन 10, रुक रुक रुक, पहले यहां 10 लगा दिए, फिर धागे में टेंशन 90, अब धागे में तो टेंशन सेम होता है ना, ये तो पता है, ये तो मजबूरी है कि 90 लिखना होगा, अब लगेगा कौन बाद में पता चलेगा, ये 90 होना ये तो मजबूरी है ना, हाँ इससे वजह से, तो अब इसमें फ्रिक्शन कितना लगाना पड़ेगा 30, लगेगा पहले फ्रिक्शन ही, लेकिन यहां हम पहले 90 क्यों लिख दिए, मजबूरी है भाई, हाँ इस केस में मजबूरी है, धागा पे तो टेंशन सेम ही रहेगा ना, पहले 90 पता चल चुका है तो ये लिख देंगे 90 ना, समझ रहे मेरी बात, फ्रिक्शन पहले लगा होगा 30 न्यूटन, पहले फ्रिक्शन ही 30 लगा होगा, उसके बाद धागा में टेंशन 90 लगा होगा, ठीक है। चलिए देखिए एक एग्जांपल और करिए, उसी तरह इसमें भी सोचेंगे। सबसे पहले आप यहां मैक्सिमम वैल्यू निकाल लीजिए, एफ मैक्स 1 0 थोड़ी आएगा जी, एफ मैक्स आएगा 50 गुना 0.4 20 न्यूटन, और यहां कितना आ जाएगा एफ मैक्स 2 6 न्यूटन। अब पहले देखिए रोकने वाला टोटल 26 और चलाने वाला इधर की तरफ 10, तो नहीं चलेगा, रुका रहेगा। हम लोग या तो यहां से चलेंगे या तो यहां से, अब ना ये सब मनी मन भी कर सकते, कोई बड़ा तो ये क्वेश्चन थोड़ी है, इधर 20 लग रहा है, इधर पहले पूरा लगा दो 20, तो टेंशन 0, ये टेंशन 0, टेंशन तो 0 हो गई, इधर 10 इधर 6 लग जाएगा तो भी रुका हुआ
मतलब इधर से नहीं इधर चलना है, इधर चलिए, ये लगा दीजिए पूरा का पूरा फ्रिक्शन कितना 6, इधर कितना 4 न्यूटन, सेम धागे में टेंशन इधर 4 लग गया, इस ब्लॉक पर इधर लग रहा है 20, इधर लग रहा है 4, स्लिपिंग टेंडेंसी इधर 16 का, तो फ्रिक्शन कितना लग जाएगा आंसर। और आपसे पूछा था टेंशन इन द स्ट्रिंग कितना होगा 4। एक सवाल और करिए, ये सवाल आपके पैकेज का है, ये सवाल आपके पैकेज का है, पैकेज के जेईई एडवांस सेक्शन का है, तो नीट वाले बच्चे चाहे तो इसको छोड़ भी सकते हैं। जेईई एडवांस सेक्शन का सबसे आखिरी सवाल 25 नंबर सवाल है ये, और इसमें ग्राफ बनाना है, इसलिए मैंने कहा कि नीट वाले बच्चे चाहे तो उसको छोड़ भी सकते हैं। सवाल यह है कि एक हॉरिजॉन्टल टेबल है, इसमें डायग्राम ऐसे दिखा है हॉरिजॉन्टल टेबल को, मैं यहां ऐसे दिखा देता हूं। ये हॉरिजॉन्टल टेबल है और इस हॉरिजॉन्टल टेबल पे 2 ब्लॉक रखे हुए हैं, दोनों ब्लॉक 2-2 केजी के, ये भी 2 केजी का है, एक धागा बना हुआ है, ये भी 2 केजी का है, और ऑन रफ हॉरिजॉन्टल टेबल, और यहां फोर्स लग रहा है F, और ये जो सरफेस है वो रफ है, इसके बारे में कुछ कहा नहीं कि इसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट वगैरह क्या है, बस ये कह दिया कि ये सरफेस क्या है रफ है, और ये जो फोर्स है ये वेरिएबल फोर्स है जो कि टाइम के साथ चेंज कर रहा है, F = T है, T जहां क्या है टाइम, मतलब ये फोर्स कैसा फोर्स है वेरिएबल फोर्स है। अब इस धागे में टेंशन तो होगा, तो आपसे ग्राफ पूछा है, ग्राफ बिटवीन टेंशन इन स्ट्रिंग जो कि कैपिटल T होगा, एंड टाइम, टेंशन और टाइम के बीच का एक ग्राफ है, और क्योंकि ये ग्राफ थोड़ा सा मुश्किल होता है इसलिए नीट के बच्चों में इतनी समझ ग्राफिकल नहीं होती है, कभी बार मैथमेटिक्स से थोड़ा सा, हालांकि समझने की कोशिश करें तो समझ सकते हैं, तो इसको ट्राई कीजिए सब लोग। ये ग्राफ दिए हुए हैं, देखिए मैं यहां ग्राफ बना दे रहा हूं, और 3 नंबर ग्राफ इधर बना देते हैं। तो पहले केस में जो ग्राफ है ई केस में वो ऐसा है, ऐसा ग्राफ ए केस में है, बी केस में यही ग्राफ कुछ ऐसे है, डॉटेड लाइन। सी केस में ग्राफ कांस्टेंट दिखाया गया है, और डी केस में ये बस ऐसे। तो अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए, देखिए क्या होगा, इस सरफेस में फ्रिक्शन होगा, रफ है, तो हम लोग सेक ऑफ सिंपलिसिटी के लिए फिलहाल कुछ रफनेस मान लेते हैं। कितना मानने का मन है आपका बताइए? 0.2। चलिए एक सिंपल सा मान लेते हैं, म्यू कितना 0.2, यहाँ भी और यहाँ भी वही मान लेते हैं, 3 भी मान सकते हैं, अलग भी मान सकते हैं, चलिए 0.2 ही मान लेते हैं। तो यहाँ पर फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? mg नीचे नॉर्मल ऊपर, तो नॉर्मल होगा 20 गुना 2, तो F max होगा 40, सॉरी 4, और यहाँ भी कितना होगा 4, मतलब टोटल रोकने वाला फोर्स कितना 8 न्यूटन। तो ये सिस्टम तब तक नहीं चलेगा जब तक ये फोर्स 8 न्यूटन। तब जरा सोचिए, जैसे ही फोर्स हम 0 लगाएंगे, जैसे ही फोर्स 0 इस ब्लॉक के पास कोई स्लिपिंग टेंडेंसी नहीं, फ्रिक्शन भी नहीं लेगा, टेंशन भी चलिए छोड़िए। जैसे ही टाइम 1 सेकंड होगा तब ये फोर्स भी कितना हो जाएगा 1। जब ये फोर्स 1 सेकंड होगा तो फ्रिक्शन क्या कहेगा, पहले कौन लगता है, पहले फ्रिक्शन फिर जाके टेंशन, तो पहले फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन कहेगा भाई मैं 4 लग सकता हूं, पहले मुझे 1 लग देने दो, 1 लग गया, ये 1 लग के बराबर हो गया, टेंशन अभी भी क्या है 0, जरूरत ही नहीं, यहाँ टेंशन 0, यहाँ भी टेंशन क्या होगा, ये ब्लॉक अभी फ्रिक्शन यहाँ नहीं लगेगा, क्योंकि तो चल ही रहा है, यहाँ टेंशन तो ही नहीं चलाने वाला।
समझ रहे ना मेरी बात, क्या हम कहना चाह रहे हैं? यहाँ फ्रिक्शन ऐसे लगेगा, यहाँ टेंशन T ऐसे लगेगा, जो कि भी 0 है, तो ये भी टेंशन तो 0 होगा ना, इस ब्लॉक में फ्रिक्शन क्या ही लगेगा, इसका स्लिपिंग टेंडेंसी तो है ही नहीं। तो मैंने क्या कहा, जब टाइम 1 सेकंड है तब टेंशन का वैल्यू क्या है, 0 है, मतलब शुरुआत में 1 सेकंड तक टेंशन 0 होगा। जब टाइम 2 सेकंड लेंगे तो फोर्स भी 2 न्यूटन हो गया, फ्रिक्शन कहेगा भाई पहले हमको लगने दो, 2 लग जाएगा, अभी भी टेंशन क्या रहेगा, 0। जब फोर्स 3 न्यूटन होगा, जब टाइम 3 सेकंड होगा तब भी फ्रिक्शन 3 लगेगा, टेंशन 0। जब ये फोर्स 4 होगा तब भी ये 4 लग जाएगा, टेंशन क्या होगा, 0। मतलब 4 t = 4 सेकंड तक टेंशन का वैल्यू, मतलब ग्राफ जो है 0 से शुरू होगा। देखिए यहाँ भी ग्राफ 0 से है, टेंशन का वैल्यू कुछ देर तक 0 रहा है, ये नहीं दिखाया जाता है, ये भी 0 रहा है, ये भी देखिए इसमें भी क्या रहा है, 0। तो इस सब केस में 0 दिखाया गया है, उसमें तो ब्लैक है ना इसलिए नहीं पता चलता है बुक में, यहाँ देखिए सर रेड करके मैंने दिखाया, समझ रहे हैं मेरी बात? मतलब चारों ग्राफ अभी तक तो सही है। अब आगे चलते हैं, जब ये फोर्स 5 न्यूटन का होगा, जब ये फोर्स 5 तो ये 4 लग जाएगा, टेंशन कितना हो जाएगा, 1, ये भी कितना, 1, ये कितना, 1 इधर, इसलिए 1 के रोक लेगा। अब टेंशन जब फोर्स 6 न्यूटन होगा, जब फोर्स तो ये 4 लग जाएगा, टेंशन कितना, अब ध्यान से देखिएगा, जब फोर्स 1 से बढ़ा तो टेंशन भी कितने से बढ़ा, 1 से ही बढ़ा, पहले 1 था अब कितना हो गया, समझ रहे हैं मेरी बात? फिर समझिए, ये फोर्स था 4 तो ये 4 लग के टेंशन था 0, जब इस फोर्स को कितना किया हम लोग, 5 तो ये 4 लगा, टेंशन कितना, 1, जब इस फोर्स को किए 6, ये लगा 4, ये लगा 2, फोर्स जब 5 से 6 हुआ तो टेंशन 0 से 1 हो गया, समझ रहे मेरी बात? सॉरी गलत बोल गया, 5 से जब 6 हुआ तो फ्रिक्शन 1 से 2 हो गया, मतलब 1 ही बढ़ा, मतलब जितना 1 बढ़ रहा है फोर्स उतना ही टेंशन बढ़ रहा है, जितना टाइम बढ़ा उतना ही टेंशन बढ़ रहा है। जब दोनों बराबर बराबर बढ़ता है तो एंगल 45 डिग्री होता है, मतलब ये एंगल 45 डिग्री होगा, हालांकि लिखा तो सिर्फ इसी में है, लेकिन हम लोग मान के चल रहे हैं कि ये सब 45 वाला ही एंगल है। तो सबसे पहले तो ये सी ऑप्शन नहीं हो सकता है, ये सी ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि टेंशन तो चेंज हो रहा है टाइम के साथ, और ये ग्राफ कह रहा है कि भैया टेंशन जब होगा उसके बाद वो कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये तो नहीं हो सकता। अच्छा, अब मान लीजिए ये फोर्स 8 न्यूटन हो गया, तो ये 8, ये 4, ये टेंशन 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, खत्म। अब जब ये 8 से 9 होगा, 8 से ऐसे ही 9 होगा, ध्यान सुनिएगा, 8 से ऐसे ही 9, तो अब ये सिस्टम रुका हुआ नहीं रहेगा, क्योंकि सिस्टम रोकने वाला फोर्स तो मैक्सिमम 8 था, अभी सिस्टम चलेगा। जब ये फोर्स 9 न्यूटन का हो जाएगा, गौर से देखिए उस केस को हम बना रहे हैं, ये 2 और ये फोर्स कितना हो गया, 9 न्यूटन। उस समय का अगर एफबीडी बनाए तो यहां फ्रिक्शन पीछे लग रहा होगा 4, यहां भी पीछे लग रहा होगा 4, इधर की तरफ ये एक्सलेट करेगा कितने से, 9 माइनस 8 1/4, मतलब 0.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस केस में टेंशन निकालिए, यहां ये टेंशन T निकालना है हम लोग को, तो इस ब्लॉक के लिए खाली इक्वेशन लिखिए 2 kg के ब्लॉक के लिए, इधर चल रहा है जी, क्या लिखोगे इक्वेशन, 9 - T - 4 = मास इनटू एक्सीलरेशन 0.5, ठीक है। तो 9 - 4 कितना हुआ, 5, ये T इधर चला गया, 0.5 इधर आके माइनस होगा, तो T कितना होगा, 4.5, कितना होगा, ये समझ पा रहे हैं आप लोग? अब जरा सुनिएगा मेरी बात, जब ये फोर्स 8 था तब तो टेंशन 4 था, बोलो, जब ये फोर्स 8 था तो ये 4 लगा था, ये भी कितना लगा था, जब ये फोर्स 7 था तब ये 4 था, ये 3 था, मतलब जब फोर्स 7 से 8 हुआ था तब टेंशन भी 1 ही बढ़ा था, फोर्स 1 बढ़ा था, टेंशन भी 1 बढ़ा था, लेकिन जब ये 8 से 9 हो गया फोर्स तो टेंशन 4 से बस 0.5, मतलब कम बढ़ा, घटने का रेट, बढ़ने का रेट घट गया, बढ़ा लेकिन कम बढ़ा, घटा नहीं, बढ़ा लेकिन कम बढ़ा। इसका मतलब जैसे देखिए ग्राफ अगर ऐसे होता है ना,
मतलब ज्यादा स्टीपली बढ़ रहा है, रेट ज्यादा है, और ग्राफ अगर थोड़ा डाउन हो गया मतलब रेट घट गया। मतलब ये ग्राफ पहले बराबर 45 पे चल रहा था, अब अगर रेट बढ़ता तो ये ग्राफ ऐसे जाता है, ये वाला होता, और अगर घट गया तो मतलब ग्राफ ऐसे होता। इसलिए कौन सा बेस्ट ग्राफ इसका सही है? अब मैंने क्यों कहा था कि ये नीट के एक लायक क्वेश्चन नहीं है? ऐसा नहीं है नीट के बच्चे इसको सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन नीट में क्वेश्चन जो आता है वो 1 मिनट के अंदर सोचना होता है। इतना समझ 1 मिनट में डेवलप कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा ध्यान रखेंगे, हूबहू कई बार सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाता है तो काम चल जाएगा। बाकी एडवांस के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन खुद आईआईटी में आया हुआ है। एंड विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस टॉपिक। पहले फ्रिक्शन फिर जाके टेंशन। आप लोग होली मनाइए, फिर आगे पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, हैव अ ग्रेट डे।